दर्शकों नमस्कार, प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत करना चाहेंगे दूरदर्शन के बेहद खास और लोकप्रिय कार्यक्रम बिहार अभियान में। मैं हूं राकेश। दर्शकों, पटना में जो इन दिनों मौसम किया हुआ है काफ़ी अलग मौसम है, क्योंकि ये बरसात वाला जो मौसम है वो किया हुआ है। हम ये सोचते हैं कि बरसात के दिन में काफ़ी सारी जो बरसात होते हैं वो होती हैं, पानी की बौछार होती हैं ऊपर से, लेकिन इन दिनों ऐसा लग रहा है कि बरसात के समय में बारिश ना होकर इन दिनों जो बारिश हो रही है वो बरसात का समय याद दिलाती है। मसलन ये हो रहा है कि जब बारिश होनी चाहिए तब बारिश नहीं हो पा रही है, लेकिन जब बारिश होनी चाहिए उस वक्त बारिश नहीं हो पाती है। अगर आज पटना में बारिश हो रही है तो किसी जिले में बारिश नहीं हो पा रही है। नतीजतन बिहार के से कई जिले हैं जो सुखाड़ से ग्रस्त हो रहे हैं, तो कहीं पर अत्यधिक वर्षा हो रही है। अगर औसतन एक आंकड़े अगर मैं आपको बताऊं तो बिहार में 3 जिले छोड़कर लगातार लगभग सभी ऐसे जिले हैं जो कहीं ना कहीं सूखा से जो प्रभावित है वो हो गए। सीमांचली इलाकों की अगर हम नज़र डालते हैं या फिर बात करते हैं तो वहाँ पर अक्सर बाढ़ की जो स्थिति है वो देखी जाती है, लेकिन वहीं अन्य इलाकों की बात की जाती है, अन्य जिलों की अगर बात करते हैं तो वहाँ पर सुखाड़ जैसी जो स्थिति है वो देखने को मिलती है। आज हम इसी परिवेश को लेकर बात करेंगे, पर्यावरण के दिशा में किस तरह से बेहतर काम हो रहा है और पर्यावरण जिससे निर्माण होता है यानी कि ओजोन, क्या इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है पृथ्वी पर। इसी से जुड़े आज हम अपने विशेष कार्यक्रम हम बात करने वाले हैं बिहार अभियान में। लेकिन आप जानते हैं कि कार्यक्रम की शुरुआत होने के साथ ही अपने कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं महात्मा के सुविचार से। आज का अनमोल वचन क्या है हम सभी के लिए, एक नज़र डालते हैं आज के विचार पर। मनुष्य जितना ज्ञान में घुल गया हो उतना ही कर्म के रंग में रंग जाता है। हमारे बीच ओजोन परत संरक्षण दिवस पर बातचीत करने के लिए हमारे बीच मौजूद हैं यूएनडी यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के इन्वायरमेंट ऑफिसर पॉलिसी एंड प्लानिंग के हमारे बीच मौजूद हैं दीपक कुमार जी। नमस्कार। स्वागत करना चाहेंगे सर जी नमस्कार। कार्यक्रम बिहार अभियान में आपका। जी बिहार अभियान की टीम को नमस्कार और इस तरीके के विषय के ऊपर चर्चा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी दीपक जी, आज पूरा विश्व ओजोन परत संरक्षण दिवस मना रहा है। मकसद साफ है, उद्देश्य साफ है कि कैसे ओजोन परत को हम लोग संरक्षण कर सकते हैं। इस दिशा में न सिर्फ सरकार बल्कि निजी रूप से भी जो लोग हैं कैसे अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह भी उठ जाता है कि ओजोन परत को जिस तरह से नुकसान पहुँच रहा था या फिर पहुँच रहा है या फिर उसे रोकने में जो कदम उठाए गए वो अब तक कितने कारगर साबित हो पाए हैं। लेकिन सबसे पहला सवाल हम ये जानना चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को समझाएं कि ओजोन परत काम कैसे करता है हमारे पर्यावरण के लिए, और अगर इससे नुकसान हो रहा है तो कितनी बड़ी क्षति है हम सभी के लिए। जी हाँ, ओजोन को हम लोग एक लाइफ सपोर्ट सिस्टम के तौर पे देखते हैं। ओजोन के वजह से हम लोगों का अस्तित्व है, जो तमाम जो जैविक विविधताएं हैं, चाहे वो वनस्पति हों, चाहे जीव हों, चाहे वो समुद्री जीव हों या वनस्पति हों, तमाम जो पृथ्वी पे जो भी जैव विविधताएं हैं वो ओजोन के वजह से हैं। और 1980 और 90 के बीच में ऐसी चीज़ें देखने को मिली कि कहीं पे ओजोन की जो परत है वो कहीं पतली नज़र आ रही है, और ख़ास करके जो पोलर रीजन हैं, जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, उत्तरी गोलार्ध में जो बर्फ़ वाले जो क्षेत्र हैं, वहाँ पे ओजोन में के जो लेयर्स हैं उसमें थिकनेस में होल नज़र आया। लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि ये स्थितियाँ क्यों हो रही हैं। तो 80 के बाद समझ में आने लगी कि कहीं ना कहीं जो ओजोन है वो एक, अमूमन आप एक जानकारी रखें कि ओजोन ऑक्सीजन के 3 एटम से बने होते हैं। ये एलोट्रॉप होता है ऑक्सीजन का, वो उसमें O3 बोलते हैं ओजोन को। तो कहीं ना कहीं ओजोन का क्षरण हो रहा है, और ओजोन का क्षरण करने वाले जो सब्सटेंसेज हैं उसमें ज़्यादातर वैसे सब्सटेंसेज हैं जो हम लोग रेफ्रिजरेटर, एसी या जो फोम वगैरह, एरोजोल्स वगैरह या जो प्रोपेलेंट्स होते हैं, वो सब्सटेंसेज हैं जो वहाँ पे जाकर के ओजोन को ब्लीच कर रहे हैं और उसको O3 को O2 में तोड़ दे रहे हैं। तो इस तरीके से समझने की कोशिशें हुई कि चूँकि अमेरिका वगैरह में काफ़ी मात्रा में स्किन कैंसर और कैटरेक्ट के पेशेंट डेवलप कर रहे थे, और ये एक उस समय का बहुत बड़ा चैलेंज था कि कारण क्या है आखिर। तो उनको पता चला कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को
खास करके जो यूवी रेडिएशंस होते हैं, हाई वेवलेंथ के रेडिएशन होते हैं, उनको वो जो ओजोन लेयर होता है वो सोखने का काम करती हैं। और चूँकि हम जो पृथ्वी के अंदर रहते हैं और हमारी जो इकोसिस्टम है, सराउंडिंग है, वो 10 से 11, 10 से 15 किलोमीटर तक एक ट्रोपोस्फेयर का लेयर होता है। ट्रोपोस्फेयर में ओजोन 10% के आसपास होती हैं, जहाँ पे वो ग्रीन हाउस गैस के तौर पे काम करती हैं, हम लोगों के टेम्परेचर रेगुलेशंस में काम करती हैं। और जो 90% का जो हिस्सा होता है वो 15 से लेके 51 किलोमीटर के बीच में स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर होता है, और वही हिस्सा अल्ट्रावायलेट के जो रेडिएशन होती हैं उसको वो सूखती हैं, एब्जॉर्ब करने का काम करती हैं, ताकि कम से कम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन धरती के पास पहुँचे और लोगों को उससे बचाए। तो ओजोन के इस पूरे प्रारूप को, ओजोन के इस पूरे क्षरण को जब देखा गया तो आनन फानन में 1985 में वियना कन्वेंशन, सारे देश के लोग मिलकर के वियना में जुटे और उसके ऊपर एक ड्राफ्ट तैयार किया गया और उस ड्राफ्ट को मॉन्ट्रियल ड्राफ्ट का नाम दिया गया। 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ 16 सितंबर के दिन ही, जो बाद में चल करके आपने बताया कि 1995 में 16 सितंबर का ही दिन हम लोगों ने विश्व ओजोन दिवस के तौर पे उसको चुना। तो 1987 में एक बड़ा कदम उठाया गया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंदर, और उसमें जो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस थे, जो ओजोन को क्षरण करने वाले सब्सटेंसेस थे, उनकी कैटेगरी बनाई गई। और उसमें पता चला कि लगभग 100 ऐसे केमिकल्स हैं जो ओजोन को डिप्लीट करते हैं, ओजोन का क्षरण करते हैं। उन 100 सब्सटेंसेस को ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस को क्लास 1 और क्लास 2 लेवल में डाला गया, और क्लास 1 में जो सब्सटेंसेज आए वो आपके क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स थे, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स थे, हेलोन्स जैसे सब्सटेंसेस थे, मिथाइल ब्रोमाइड जैसे सब्सटेंसेस थे, मिथाइल क्लोरोफॉर्म जैसे सब्सटेंसेस थे। और जो क्लास 2 का जो कैटेगरीज था ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस के, उसमें HFC जैसे हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स जैसे सब्सटेंसेस थे जो ओजोन को नुकसान नहीं पहुंचाते थे। बाद में उनको उपयोग किया जाने लगा रेफ्रिजरेटर वगैरह के तौर पे, AC में गैस के तौर पे उनका उपयोग करना शुरू किया गया, लेकिन उनका भी एक अलग महत्व होगा जिसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे, उनके बाद उनकी परेशानी क्या आई। लेकिन जब इन चीज़ों का पता चलना शुरू हो गया कि ये सारे सीरीज ऑफ सब्सटेंसेज हैं जो ओजोन को कहीं ना कहीं नुकसान कर रहे हैं, ओजोन को तोड़ रहे हैं, और ओजोन के तोड़ने का मतलब है हम लोगों के लाइफ का एक तरीके से वल्नरेबल होना। हम लोग एक तरीके से समाप्त हो जाएंगे अगर ओजोन का लेयर नहीं रहेगा। तो इतना महत्वपूर्ण था। और जब पूरे देश मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आज के समय में, अगर हम वैश्विक एग्रीमेंट का बात करें, जो विश्व समुदाय के समझौते की बात करें, उसमें मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आज का सबसे सफलतम बिल्कुल एग्रीमेंट माना जाता है, और पूरी दुनिया ने उसको रेटिफाई किया है, उसको सिग्नेचर किया है, और पूरी दुनिया इस बात को मानती है कि ओजोन के संरक्षण का सबसे महत्वपूर्ण है ओजोन का संरक्षण। जी हाँ। यानी कि एक अगर हम कल्पना करें कि ये पृथ्वी के ऊपर से अगर ओजोन परत अगर हट जाए तो मतलब कि हमारा जो खात्मा है, यानी कि मानव जाति का खात्मा आसानी से हो सकता है। जी हाँ, बिल्कुल। और जिस परिवेश में, जिस पर्यावरण में हम रहते हैं, आप यकीनन आपको ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि जिस पर्यावरण के प्रति आप काम करते हैं, उसमें रहते हैं, जीते हैं, खाते हैं, पीते हैं, और वो हर तमाम क्रियाकलाप करते हैं, वो पर्यावरण आपको रहने के लिए न सिर्फ जगह दे रही है, बल्कि एक सूर्य की जो पराबैंगनी किरण है जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही घातक है, उसे रक्षा भी करती है, और उसी परत का नाम है ओजोन परत। और उसके बारे में न सिर्फ जानना बल्कि उसके लिए कुछ करना भी आपका बहुत ही बड़ा जो दायित्व है वो हो जाता है। वैश्विक स्तर पर हम बातचीत कर रहे हैं कि विश्व स्तर पर इस तरह के और किस तरह के जो प्रयास है वो किए जा रहे हैं ओजोन परत के संरक्षण को लेकर। वर्तमान स्थिति अगर इसकी बात की जाए, ओजोन परत को लेकर जो काम इसके लिए किए गए हैं, और जो आपने बताया कि 1987 में जो यहाँ पर किया गया था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो किया गया था, उसके प्रभाव क्या अब तक देखने को मिले हैं और कितना सक्सेस मिला है हम सभी को ओजोन परत को संरक्षण करने की दिशा में? जी हाँ,
मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जब 1987 में आया और सब्सटेंसेस को हम लोगों ने ट्रेस आउट करना शुरू किया, पता लगाना शुरू कर दिया कि ये जो केमिकल्स हैं वो नुकसान पहुंचाते हैं, तो इमीडिएटली सरकारों को, क्योंकि जब कोई एग्रीमेंट्स को, किसी कन्वेंशंस को कोई देश साइन करता है या रेटिफाई करता है तो वो बंध जाता है, बाइंडिंग हो जाता है कि हाँ हम अपने यहाँ टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन करेंगे। चूँकि ये मामला टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन का था, क्योंकि हम लोग रेफ्रिजरेटर, एसीज जो दैनिक चीज़ों में उपयोग करने वाली चीज़ें हैं उसका उपयोग हम लोग करेंगे, तो उसमें एक टारगेट रखा गया कि भाई हम इतने समय तक ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं, हेलोन्स हैं, इनको हम डेवलप्ड जो कंट्रीज से, जो विकसित राष्ट्र थे, उनको बताया गया कि भाई आप 2005 तक, 2004 तक, 2005 तक आप पहला जो उनका था कि 2004 तक आप इसे फेज आउट कर दें। तो रिसर्च है ओजोन परत पर वो चल रहा है, जरूर इसके बारे में भी बताएं हमें। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जब आया तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एक बहुत सफलतम ट्रीटी थी और लोगों के सामने इस बात का चैलेंज था कि जो ODS क्लास 1 और ODS क्लास 2 के जो सब्सटेंसेज हैं उनकी फेज आउट करें। एक लिमिट रखा, पहला लिमिट रखा भाई लंदन अमेंडमेंट के अंदर 1990 के अंदर जब पहला अमेंडमेंट था कि डेवलप्ड कंट्रीज उसको 2004 में ख़त्म करेंगी और जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उसे 2010 में फेज आउट करना होगा। तो उसके बाद उसकी फेज आउट टाइमिंग में जब सरकारों को लगा कि हम उसके पहले ख़त्म कर सकते हैं, तो कोपेनहेगन में जब अमेंडमेंट किया गया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का, तो बताया गया कि भाई जो सब्सटेंसेस क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स हैं, फिर हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं, फिर आपका हेलोन्स है, मिथाइल क्लोरोफॉर्म है, मिथाइल ब्रोमाइड है, उस तरीके के सब्सटेंसेस को हम लोग 1996 के अंदर ही समेट लेंगे। डेवलप्ड कंट्रीज़ को बताया, डेवलप्ड कंट्रीज़ को एक टारगेट दिया कि 1996 में हम इस तरीके के सब्सटेंसेस को फेज आउट कर देंगे और डेवलपिंग कंट्रीज़ को थोड़ा ज़्यादा टारगेट दिया गया। तो ये जो अमेंडमेंट्स प्रोटोकॉल जो मॉन्ट्रियल के अंदर आए, ख़ास करके मॉन्ट्रियल अमेंडमेंट आया 1997 में, बीजिंग अमेंडमेंट आया 1999 में और रिसेंट में किगेली अमेंडमेंट 2016 में आया। तो ये जो सारे अमेंडमेंट्स आए उसमें कुछ नए जो केमिकल्स है उनको इंड्यूस किया, उसको इंडक्ट किया गया, नई एंट्री की गई और उनकी फेज आउट की जो टाइमिंग थी कि भाई ये इतने समय में हम इसको फेज आउट कर देंगे। दूसरे देशों को भी बताया गया कि भाई इसको फेज आउट करने में हम इतना टाइम लेंगे। विकासशील राष्ट्रों को थोड़ा ज़्यादा चैलेंजेस था क्योंकि उनको टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन करनी थी, उसके लिए फंड जमा करना था, वो डेवलप कंट्रीज़ को उसमें उनको टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करनी थी कि भाई ये टेक्नोलॉजी आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ को, फंडिंग कर रहे हैं आप, उनके यहाँ मदद कर रहे हैं उनको फेज आउट करने में। तो ये तमाम जो अमेंडमेंट्स मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंदर आए, ये एक बहुत वेलकम मूव था और यही चीज़ें, यही पूरी दुनिया की जो यूनानिमस जो गैदरिंग थी, यूनानिमस जो अंडरस्टैंडिंग थी ओजोन के सीवियरिटी को देख करके, वो इस प्रोटोकॉल को, इस ट्रीटी को आज तक का सबसे सफल ट्रीटी के तौर पे देखा जाता है। तो ODS सब्सटेंसेस से जो ओजोन को नहीं डिप्लीट करने वाले सब्सटेंसेस थे, तो उसमें पता चला कि एक हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स है वो डिप्लीट नहीं करता है, उसको आनन फानन में उपयोग करना शुरू किया गया। लेकिन उससे पता चला कि ये जो ट्रोपोस्फेयर में जो ओजोन का स्तर है उसको ये इंक्रीज कर देता है, इन्हेंस करता है, बढ़ाता है। तो ओजोन के बढ़ने की जो स्थिति थी, और अगर ओजोन बढ़ता है तो वो एक ग्रीन हाउस गैस है, और ओजोन के बढ़ने के बाद जो वैश्विक जो तापमान का जो संकट हमारे सामने था वो भी एक बड़ा चैलेंज था, क्योंकि क्लाइमेट चेंज एक बड़ा हम लोगों के पूरे वेदर पैटर्न, पूरे जैव विविधता, पूरे इकोसिस्टम में एक बड़ा क्रिटिकल रोल प्ले करता आ रहा था। और उसके लिए जब हम किगेली में जुटे, किगेली अमेंडमेंट जब मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का किया गया, तो कुछ चीज़ें बहुत साफ नज़र आ रही थी कि भाई हम मिड 21st सेंचुरीज के अंदर जाते जाते हम ओजोन को एक तरीके से रिकवर कर लेंगे, ओजोन लेयर को। लेकिन इन सब के बीच में जो चैलेंजेस थे कि अगर ओजोन का स्तर बढ़ जाता है तो ट्रोपोस्फेयर के अंदर, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, उस जैसे जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं उनसे ज़्यादा खतरनाक है। तो उसको भी रोकना एक हम लोगों के सामने चैलेंज था और उसके ऊपर भी काम करना शुरू हो गया। तो
क्लाइमेट चेंज को लेकर के क्योटो प्रोटोकॉल सबसे पहले आया था 1997 में, फिर उसको अमेंड किया गया था 2015 में, और उसके बाद जब पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट का रिजीम 2015 में आ गया तो क्योटो प्रोटोकॉल को हटा दिया गया और उसको फिर पेरिस जो क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट था उसके अंदर हम लोग ला करके रख दिए। तो ये जो पूरा जो कदम था ओजोन के अंदर, चूँकि वो चैलेंज आज भी है कि हम एक ऐसे केमिकल की खोज आज भी कर रहे हैं, एक ऐसे सब्सटेंस की खोज आज भी कर रहे हैं कि वो ट्रोपोस्फेयर में भी ओजोन के स्तर को बैलेंस करके रखे और स्ट्रेटोस्फेयर में जो ओजोन हैं उनको डिप्लीट ना करे। तो ये जो कवायदें चल रही हैं इसका मुख्य मकसद यही है कि ओजोन हमें संरक्षित करता है, और अगर हमारे पृथ्वी के ऊपर, प्लैनेट के ऊपर अगर पराबैंगनी किरणें आती हैं उसका व्यापक असर जैव विविधता के एग्जिस्टेंस के ऊपर, हमारे स्वास्थ्य के ऊपर, और ख़ास करके जो कैंसर और कैटरेक्ट जैसी बीमारियां हैं वो डेवलप करेंगी। तीसरा जो सबसे बड़ा जो हमारा टारगेट है, जो चैलेंज है, वो मैरीन इकोसिस्टम, ओशन के इकोसिस्टम को बचाना, उसमें जो जैव विविधताएं हैं वो एक सबसे बड़ा खतरा था ओजोन के डिप्लीशन को लेकर के। और जो प्रोडक्टिविटी होती है, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, उसको बहुत ज़्यादा नुकसान, वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, जो बायोलॉजिकल रेडिएशंस होती हैं, वो लगभग 232 नैनोमीटर से लेकर 252 नैनोमीटर के हाई वेव बैंड के अंदर आ जाती हैं, और वो उस हद तक नुकसान पहुंचाती हैं कि आपकी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, जो कृषि में जो हमारा उत्पादन होता है, वो प्रभावित होता है। तो एक बड़े स्तर पे दूसरे जैव विविधताओं को, दूसरे प्राकृतिक जो परिस्थिति थी उनको, और उसमें जो हमारा जो एग्जिस्टेंस था, जो ह्यूमन का एग्जिस्टेंस था, वो उस पर सबसे बड़ा सवाल था उसको। तो ये एक हम लोगों ने एक सफलतम बिल्कुल ट्रीटी करी, और आज भी चूंकि टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन की ज़रूरत है, टाइम टू टाइम उसके ऊपर अमेंडमेंट्स हो रहे हैं और उसको हम लोग देख भी रहे हैं। दीपक जी, CFC जिसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं, इस पर प्रतिबंध लगने के साथ ही ओजोन परत जो है रिकवर हो रहा है या फिर लगभग रिकवर हो गया है। हम जानना चाहेंगे वर्तमान में ओजोन परत की स्थिति क्या है, अभी वर्तमान में इसका स्टेटस क्या है, और ओजोन परत का जलवायु परिवर्तन से क्या संबंध है सीधा? जी हाँ, ओजोन को खास करके जो यूनिट होती है ओजोन की, वो डॉप्सन यूनिट होती है, और लगभग 32 से 35 डॉप्सन यूनिट की थिकनेस होती है पोलर रीजन में। तो देखा जा रहा है कि सामान्यतः उस चीज़ जो होल थे उसको हम लोगों ने रिकवर कर लिया है, वहाँ पे उस तरीके का होल नहीं देखा जा रहा है। तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 21वीं दशक आते आते, उसके मिड में आते आते हम लोग ओजोन को लगभग पूरी तरीके से संरक्षित कर लेंगे। लेकिन अब जो गैसेज अल्टरनेटिव के तौर पर उपयोग कर रहे हैं, वो हमारे सामने एक ग्रीन हाउस गैस ग्लोबल वार्मिंग के खतरे की तरफ इशारा कर रही हैं कि भाई उससे हम शायद ओजोन का स्तर अगर बढ़ेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड जिस प्रकार से इन प्री इंडस्ट्रियल जो हमारा था उद्योग क्रांति के पहले, जो लगभग 230 ppm पर पार्ट मिलियन उनका यूनिट होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, वो अभी सबसे मैक्सिमम स्तर पे हैं, 417 ppm के स्तर पे हैं। और अगर 417 ppm कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर होता है तो कभी भी हम 1.5 से 2 डिग्री का जो टेम्परेचर होता है, ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर, वो कभी नहीं पा सकते। और उसमें ओजोन का एक अलग खतरा, अगर ओजोन अगर बढ़ता है तो बहुत शार्प तरीके से टेम्परेचर को इंक्रीज करेगा और फिर हमारे बूते से बाहर चला जाएगा मामला। अल्टीमेटली हमें ये करना पड़ेगा कि रेफ्रिजरेटर, एसीज को बिल्कुल बंद कर दो, उसके प्रोडक्शन को बंद कर दो। क्योंकि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जब आया था तो उसके प्रोडक्शन के साथ साथ कंजम्पशन पे भी लोगों का बहुत प्रभाव पड़ा था। और जब आया था तो उससे जो बिजनेस होता है, जो कॉर्पोरेट्स होते हैं, उनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा चैलेंजेज आई थी, उससे मार्केट डाउन होने की स्थिति हुई थी। तो उन्होंने अल्टरनेट में ये गैसेज लाना शुरू किया कि भाई अब हाइड्रोफ्लोरोकार्बन यूज़ करते हैं, वो हमें ओडीएस को कम से कम जो ओजोन डिप्लीशन है उसको एक टाइम फ्रेम के अंदर में रोकने में मदद करेंगी। फिर हम जो चैलेंजेस ट्रोपोस्फेयर में क्लाइमेट चेंज का है उसको फिर हम लोग चेकआउट करेंगे। जी। जलवायु परिवर्तन का मैंने जिक्र किया। वैज्ञानिकों ने ये कहा है कि अगर हमें मानव जाति को जलवायु परिवर्तन से अगर बचना है तो उनके जो भी क्रियाकलाप हैं जो कहीं ना कहीं प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं, वो अपने क्रियाकलापों में कम से कम बदलाव लाए, कंट्रोल करें।
वरना इसकी जो क्षति है हमें भुगतना पड़ सकता है। और 2015 में पेरिस समझौता भी एक हुआ था, जिसके तहत 1.5 डिग्री तक जो एक तरह से लिमिटेशन है, दायरा है, वो बांधा गया और लक्ष्य रखा गया 2030 तक। जरूर चाहेंगे उस दिशा में किस तरह के जो पहले जो काम है वो हो पा रहा है और इसमें कितनी सफलता जो है वो हम लोगों को मिली है। 1.5 डिग्री सेल्सियस ऊपर न जाने दी जाए, इसे लेकर किस तरह के जो काम है वो किए जा जब रहे पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट हुआ तो सब देशों से जो भी उनको सिग्नेचर कर रहे थे और जो रेटिफाई कर रहे थे पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट को, जो भी देश, तो उनसे ये कहा गया कि आप एक टारगेट रखें और एक टारगेट हमें दें। उन्होंने यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज UNFCCC जो है जी। वही इस पूरे क्लाइमेट चेंज के रिजीम को देखती हैं। तो वहाँ पे सब ने अपना एक नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन NDC डॉक्यूमेंट दिया कि हम एक टारगेट रखते हैं, इस टारगेट में हम काम करेंगे और 2030 तक इस टारगेट को हम अचीव करेंगे। तो भारत ने भी वहाँ पर एक टारगेट रखा कि हम अपने GDP के 2005 के GDP लेवल पे जो हमारा कार्बन इमिशंस हो रहा था उसको हम लोग 33 से 35% कार्बन का रिडक्शन करेंगे। तो यहाँ से शुरुआत हुई 2015 के बाद से, और तमाम चीज़ों के अब फेज आउट करेंगे कैसे आप। सबसे ज़्यादा चीज़ था कि हम तो बोल देना आसान होता है कि कार्बन का इमिशन हम कैप करेंगे, रोकेंगे कार्बन के उत्सर्जन को, लेकिन कैसे रोकेंगे। तो उसके लिए हुआ कि सरकार ने एक बड़े स्तर पे रिन्यूएबल एनर्जी के ट्रांसफॉर्मेशन में काम करना शुरू किया, जो नवीनीकरण ऊर्जा होती हैं उसके ऊपर काम करना शुरू किया। और धीरे धीरे करके सरकार ने एक टारगेट रखा कि हम कोल बेस्ड जितने जो थर्मल पावर स्टेशंस होंगे उसको हम लोग फेज आउट करेंगे धीरे धीरे करके। तो सरकार का पहला टारगेट था कि हम 175 गीगावाट के आसपास, 175 गीगावाट के आसपास हम रिन्यूएबल एनर्जी को इंस्टॉल करेंगे 2022 तक, और लगभग वो टारगेट हमने पाया है। 2022 तक उस टारगेट को हम लोगों ने देखा है कि हम लोग लगभग अचीव कर चुके हैं, और उस टारगेट को बढ़ाने की भी कोशिश कर रहे हैं। जो हमारी रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री है उसको बढ़ाने की कोशिश कर रही है। उसमें जो 100 गीगावाट था, 175 गीगावाट में 100 गीगावाट सोलर एनर्जी केवल कंट्रीब्यूट कर रही थी, और हम लोगों का एक पैराडाइम शिफ्ट हो रहा था सोलर एनर्जी की तरफ। आप अभी भी देख रहे होंगे सारे राज्य जो रिन्यूएबल एनर्जीज़ की तरफ मूव कर रही हैं। कारण वही है कि चूंकि हमें पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट को कंटेंट करके रखना है 33 से 35% के लेकर के, और चूंकि भारत को इसलिए ज़्यादा चैलेंज है कि भारत ने एक तरीके से नेतृत्व निभाई थी इस पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के अंदर। 2015 में भारत ने जितने जो विकासशील राष्ट्र थे उनको एक प्लेटफॉर्म पे लाने, ये लड़ाई बहुत पहले से चली आ रही थी कि भाई विकसित देश, विकासशील देश कभी उनके ऊपर आरोप लगा रहे थे कि नहीं वो तो विकसित कर गए हैं, अब जब हमारी बारी है तो हमें कार्बन उत्सर्जन और इन तमाम चीज़ों में फंसाया जा रहा है और हमारे विकास को रोका जा रहा है। तो हम अपने विकास के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, उसको उसके सामने भी चैलेंजेस थी। तो भारत ने सारे डेवलपिंग कंट्रीज़ को लगभग एक प्लेटफॉर्म पे लेकर के वहाँ पे लाया कि भाई इसे साइन करना एक आज की ज़रूरत है। पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट साइन हुआ, और साइन होने के बाद हम उस तरफ मूव करना शुरू कर दिए कि हम कार्बन उत्सर्जन को किसी तरीके से अपने लिमिट खास करके जो 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड का जो लिमिट है 2 डिग्री सेंटीग्रेड का, वो पूरा करेंगे। देखिए, प्राकृतिक पारिस्थितिकी ने विकास के बहुत सारे रास्ते दिए हैं। हमारा नेचुरल इकोसिस्टम डेवलपमेंट को बहुत ज़्यादा रास्ता दिया है, इसमें कोई विवाद नहीं है। हमने जो पर्यावरण और विकास के नाम पे जो विवाद बनाई हैं वो कोई विवाद नहीं है। विवाद है हमारा ग्रीड, और उस ग्रीड में सब कोई शामिल है, हम ही नहीं, हर एक आदमी चूँकि एक कंज्यूमर बना हुआ है। हर एक आदमी चूँकि हमारी जो आज की इकोनॉमी है वो उसी तरीके से काम कर रही है कि हम कितना कंज्यूम करते हैं, उसी के आधार पे हम लोग विकसित भी हैं। पर कैपिटा एनर्जी कितना कंज्यूम करते हैं, बोला जाता है कि भाई अमेरिका में ज़्यादा पर कैपिटा एनर्जी कंजम्पशन है, हमारे यहाँ पर कैपिटा एनर्जी कंजम्पशन कम है। हम क्वालिटी ऑफ लाइफ को तभी बढ़ा सकते हैं जब अमेरिका की तरह हम पर कैपिटा एनर्जी कंजम्पशन करेंगे। जब एनर्जी ज़्यादा कंज्यूम करेंगे तो ऑब्वियस बात है आपका फुटप्रिंट बढ़ेगा, कार्बन फुटप्रिंट बढ़ेगा, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा इमिट करेंगे आप। तो ये जो दौर है कंजम्पशन का, अब समय आ गया है कि अब एक 2015 से 2030 तक पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के साथ
यूएन का एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का भी कार्यक्रम चल रहा है 2015 से 2030 तक। ये पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट का ही आउटकम है और उसमें 17 गोल्स के ऊपर काम हो रहे हैं। उसमें जो 17 गोल्स हैं उनको प्लैनेट के आधार पे, प्रोस्पेरिटी के आधार पे, पीस के आधार पे, पार्टनरशिप के आधार पे बांटा गया है। और उस प्लैनेटरी गोल्स में लगभग गोल नंबर 6 जहाँ पे हम पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर की बात करते हैं, गोल नंबर 13 को क्लाइमेट एक्शन की बात करते हैं, गोल नंबर 14 में लाइफ इन वाटर की बात करते हैं, गोल नंबर 15 में लाइफ ऑन लैंड की बात करते हैं। तो ये तमाम मुद्दों को उसमें डाला गया है और सारे देश को एक टारगेट दिया गया है, उसके इंडिकेटर्स हैं, उसके ऊपर काम किया जा रहा है ताकि एक होलिस्टिक वे में विकास और पर्यावरण को संतुलित रखा जाए, सस्टेनेबल रखा जाए और समतुल्य जो हमारा विकास है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, उस अप्रोच की तरफ चलें। उस अप्रोच में सबसे ज़रूरी चीज़ है कि भगवान ने हमें दिमाग दिया है, तो सबसे पहला जो चीज़ है वाइज यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, बुद्धिमता से हम लोग अपने प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करें। अल्टीमेटली हमें लंबे समय तक अगर जीना है तो इस प्रकृति के साथ ही जीना होगा, इसी के साथ रह करके ही हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। हम सभी जानते हैं कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है और सबसे ज़्यादा जो प्रभाव है क्लाइमेट चेंज का वो कृषि पर ही देखने को मिलता है। तो ज़रूर चाहेंगे कि इस दिशा में कम से कम शब्दों में बताएं कि कैसे हमारी जो कृषि है वो पहले की अपेक्षा भी बदली है, कितना जो कुप्रभाव है वो देखने को मिला है। कृषि एक ऐसा ऑक्यूपेशन है जो बिल्कुल प्रकृति के ऊपर डिपेंड करती है और क्लाइमेट चेंज के बाद वेदर का जो पैटर्न है बहुत इरेटिक, मतलब कहीं पे रेनफॉल बहुत ज़्यादा है, कहीं पे रेनफॉल बहुत स्कैंटी है, बारिश कहीं ज़्यादा हो जा रही है, कम समय में बारिश हो जा रही है। जो अनियमितता बारिश के बीच में बनी वो गर्मी बहुत तेज़ है, तो उसका असर सबसे ज़्यादा अगर किसी ऑक्यूपेशन के ऊपर पड़ा तो वो हमारा कृषि सेक्टर है। कृषि सबसे बुरी तरीके से प्रभावित हुआ, लेकिन हम लोगों ने उसके लिए इनोवेशंस करना शुरू किया ताकि अब अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो हम उस प्रकार के फसलों की तरफ मूव करने लगे जहाँ पे कम जल में टेम्परेचर रेजिस्टेंट जो क्रॉप्स हैं उसको हम लोगों ने इंट्रोड्यूस करना शुरू किया। सबसे ज़रूरी चीज़ आज के समय में है कि किस प्रकार से हम अपनी फूड बायोडाइवर्सिटी को, भोजन के जो जैव विविधताएं होती हैं उनको कोशिश करें कि हम एक्सप्लोर करें और सरकार का भी जो विशेष ध्यान है वो जैव विविधताओं के साथ साथ भोजन की विविधताओं के ऊपर भी है। मोनोकल्चर से मल्टीकल्चर जो क्रॉपिंग पैटर्न है उसको हम लोग अगर उसके तरफ शिफ्ट करते हैं तो हमारा जो सॉइल इकोसिस्टम है, जो मृदा की जो परिस्थिति है वो बनी रहेंगी, उनका साइकिल चक्र बना रहेगा। अब पहले से भी आप देखते होंगे कि धान की खेती के बाद फिर हम लोग दलहन की खेती का प्रचलन होता था। दलहन की खेती इसलिए की जाती थी कि ग्रामीण भाषा में बोलते थे कि ये मिट्टी को बरियार करता है, मिट्टी को मजबूत करता है और उसमें नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं, वो मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाते हैं। तो इस प्रकार के फसल चक्र से हम लोग उर्वरता को भी सही रख सकते हैं और मिट्टी के जो इकोसिस्टम होता है उसको भी स्टेबल करके रखेंगे। तो क्लाइमेट चेंज का सीधा एग्रीकल्चर के ऊपर असर है, लेकिन हम अपनी चीज़ों में बदलाव ला करके हम पैटर्न में चेंज करके हम ये तरह के बदलाव काम बेहतर कर सकते हैं। चलिए, आप हमारे इस खास कार्यक्रम में आए और ओजोन परत दिवस संरक्षण को लेकर काफ़ी विशेष चीज़ आपने बताई और जागरूकता को लेकर भी आपने कई सारे जो प्लानिंग है, जो इस तरह से सरकारें काम कर रही हैं, उनकी जो योजना है, जो भी है, इन सब चीज़ों को बताकर कहीं ना कहीं हमारे दर्शकों को भी आपने एक जागरूक करने का भी काम किया है। इस कार्यक्रम में आने के लिए दीपक जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका धन्यवाद। दर्शकों, हमारे बीच थे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के पर्यावरण अधिकारी दीपक कुमार जी, जिन पे हमने कई सारे सवाल किए और उन्होंने जवाब भी दिया और पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ कैसे हम ओजोन परत का भी संरक्षण कर सकते हैं इस दिशा में उन्होंने बेहतरीन काम भी कर रहे हैं और प्रयास भी बताया कि कैसे हम सभी लोग को जागरूक रहने के साथ ही हमारा जो ओजोन परत के साथ साथ पर्यावरण भी संरक्षण रह सकता है। तो आज का हमारे कार्यक्रम का अंक आपको कैसा लगा, खत लिखकर हमें ज़रूर बताएं और खत लिखने के पहले उठाएं कागज़ और कलम और लिखें हमारा पता है कार्यक्रम बिहार बिहान, निदेशक डीडी बिहार, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड पटना 00001। हमारा ईमेल आईडी है director ddkpatna@gmail.com।